नोबिता, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था। आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उतनी ईमानदारी से मुझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे। सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता, तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो। मेरा खून खौल रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। ये क्या है? तुम इसे ऐसे थपथपाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा। प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। जल्दी से इस नर्स पर थपथपाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उससे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा। अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस नर्स को दबाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ध्यान से। मैं तो नीचे गिरने वाला था। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया। मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं, डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा। जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? अब बोलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे मजा आया। अब जरा तमाशा देखो। अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुनियो, सॉरी।
हम लेट हो गए। हाँ, बी का नेस्ट तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? ये इसी ने करने को कहा था, सब इसी की गलती है जियान। नोबिता ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तो ये तुम्हारा काम था? जरा इस दीवार की हालत तो देखो। अब बताओ ये कैसे हुआ? ओह नो, उन्हें पता चल गया। डोरेमोन, मुझे काम डाउन दी दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जब तुमने गलती की है तो तुम्हें डांट पड़नी ही चाहिए। यही तुम्हारा सही इलाज है। नीचे उतरो। नोबिता, रुक जाओ। डोरेमोन, प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन, बचाओ। 3D प्लैनेटेरियम। नोबिता, तुम घर पर हो? आ रही हूँ। अरे सुनियो तुम, क्या बात है, आज तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हो। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? क्या नोबिता घर पर है? वो ऊपर अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहा है। तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू आंटी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। हाँ? कैसे हो नोबिता? हाँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है सुनियो? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे नोबिता? हाँ, मैं इसे पढ़ना चाहता था। मैं डोरा केक्स भी लाया हूँ। वाओ, डोरा केक्स। आराम से पढ़ो और खाओ। क्या सच में? सच में नोबिता। वाओ। अरे वाह, मजा आ गया। टेस्टी है। हाँ? मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? देखो नोबिता, मैं ये चाहता हूँ कि जियान कल के बेसबॉल मैच में ना खेले। हाँ, मुझे पता था तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जियान ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं टीम का एस पिचर और कैप्टन बनना चाहता हूँ। हाँ, तुम एस पिचर और कैप्टन बनना चाहते हो? लेकिन क्यों सुनियो? मेरी एक रिलेटिव है टमोमी, और सच में वो बहुत सुंदर है नोबिता। तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया कि तुम अपनी टीम के एस पिचर और कैप्टन हो। तुमने ऐसा कहा? हाँ, वो कल मेरे साथ मैच देखने जाएगी नोबिता। मैं उसे सच नहीं बता सकता, और अगर मैंने जियान को कुछ बताया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेगा। इसमें भी कोई पूछने की बात है? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम ये कॉमिक बुक पढ़ो नोबिता। तुम ये सारे डोरा केक खा लो। प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन, हम इसकी मदद कर सकते हैं ना? जियान ने आज तक सिर्फ एक बार ही गेम मिस किया है, वो भी उस दिन जब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। नोबिता, आइडिया, हम उसे एक सिंगिंग कंपटीशन में भेजेंगे। पर उसका गाना सुनेगा कौन? अब क्या करें? वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो। हाँ, लेकिन कोई पैसे लेकर भी उसका गाना नहीं सुनेगा। सबसे पहले मैं एक डोम बनाऊंगा। हाँ? डोरेमोन, ये क्या है? एक बात और नोबिता, कोई भी इसके बाहर से अंदर नहीं देख पाएगा। सच में? अब इसके बाद क्या होगा डोरेमोन? 3D प्लैनेटेरियम। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? मैच शुरू। अरे ये तो सुमो रेसलिंग है। ये तो असली लगती है। वो इसलिए नोबिता, ये असली 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोजेक्ट करता है। तुम्हारे सामने हाँ? पिछले साल का समर टूर्नामेंट चल रहा है, क्या ये पिछले साल का समर टूर्नामेंट है? और इस डायल को घुमाते ही वाओ, पिरामिड। अरे ये तो इजिप्ट है। अगर मैंने किसी सिंगिंग प्रोग्राम की इमेज को प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद जियान अपने आप को रोक नहीं पाएगा।
सही कहा। लेकिन डोरेमोन इसका साइज तो बहुत छोटा है, हम लोग पकड़े जाएंगे। उसकी चिंता मत करो, डोम के बड़ा होते ही इमेज का साइज भी बड़ा हो जाएगा। हमें बस एक बड़ा एरिया चाहिए होगा। बेसबॉल ग्राउंड के सामने वाली जगह कैसी रहेगी डोरेमोन? हाँ, वो जगह बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन वहाँ तो हमें उसका गाना सुनना पड़ेगा। ये तो है। कितनी भी तेज आवाज हो, वो डोम के बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर हाँ? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे डोरेमोन। कल वो मैच नहीं खेलेगा। अब मुझे किसी का डर नहीं है। एक सिंगिंग कंपटीशन? तुमने मुझसे कहा था ना तुम जाना चाहते हो जियान। फिर कभी चलेंगे। आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मैच है। क्या? लेकिन तुम्हारे फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जियान, सच में। क्या तुम सबको अपना गाना नहीं सुनाना चाहोगे? लेकिन मेरा तो आज बेसबॉल मैच है। क्या अपने फैंस को ऐसे ही छोड़ दोगे? कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, बेसबॉल या सिंगिंग? हाँ, सही कहा। सिंगिंग ज्यादा जरूरी है। ये हुई ना बात। हाँ, तुम सबके आइडल हो। अब जल्दी चलो जियान। तुम इसकी मदद से सीधा स्टेज पर पहुंच सकते हो जियान। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे वाह, ये तो शानदार है। क्या ये सब मेरे ही फैंस हैं? सच में जियान, और ये सब तुम्हारे गाने का इंतजार कर रहे हैं। वाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ डोरेमोन। आप सभी लोगों का इंतजार करने के लिए शुक्रिया। आपका इंतजार खत्म हुआ। अब फेमस सिंगर जियान आपको अपना गाना सुनाएंगे। तो प्लीज वेलकम कीजिए मिस्टर जियान। ओह, थैंक यू। मैं हूँ जियान। काम पूरा हो गया नोबिता। अब तुम जाकर ये बात सुनियो को बता सकते हो। अभी जाता हूँ। हाँ, अब क्या हुआ? मैं अपने फैंस के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए डोरेमोन। ठीक है, समझ गया। अब मैं इसे यूज करूँगा। एक सिंगर ऐसा ही दिखना चाहिए। तुम सब तैयार हो ना? सुनियो, अपनी पहली ही बॉल पर उसे आउट कर देना। तुम चिंता मत करो। मैं अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन हूँ। अब मेरा कमाल देखना। मैच तुम्हें ही जीतना है। ठीक है, गेम शुरू करते हैं। सुनियो कितना खुश है। आज के मैच में जियान नहीं खेल रहा, इसलिए सुनियो पिचिंग कर रहा है। तुम्हारा मतलब सुनियो एक रेगुलर पिचर नहीं है? मेरी आवाज सुन के सब हो जाते हैं आज जियान कितना खुश है। और अब मैं आप सबको अपना नया गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। अरे ये क्या है? अब क्या करूं? मेरे पास इसके लिए भी एक गैजेट है, साउंड चेंजर ट्रांस रिसीवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह! तुमने मुझे डरा दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम कर क्या रहे हो? कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन, मुझे बचाओ। कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना। उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत किया फनी था।
नींद में बोलते हुए, हाँ? अब तुम्हारी खैर नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन, जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो! चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। Calm down, bee's nest। एक बीज नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो, मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो, अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ फ्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है। अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिजुका। शिजुका, मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा, पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिजुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। मतलबी हो तुम। नोबिता, तुम बहुत करते हो। नोबिता, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। हाँ? अरे नोबिता, क्या हुआ? I'm sorry शिजुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। जियान, ऐसे ही गाते रहो। जियान, जियान। अब यही तो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम लोग तैयार हो? मैं तो थक गया। ये लो, पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, चली गई। Dumplings of a girl's love, ये है dumplings of हाँ? बाय। अरे ये तो नोबिता है। यही तो मैं सुनना चाहता था। ये है dumplings of a girl's love, ये है dumplings of a girl's love, dumplings। अरे नहीं, ये क्या? कोई बचाओ मुझे। ये कैसे हुआ?
अरे तो बताइए आपको मेरा गाना कैसा लगा? स्ट्राइक 3, बैट्समैन आउट। इनका ये पिचर बहुत अच्छी बॉल फेंकता है। क्या हमेशा सोनियो ही सबसे पहले बैटिंग करता है? नहीं, सबसे पहले तो जियान बैटिंग करता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बॉल, टेक योर बेस। अरे वाह, मजा आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैच बहुत मजेदार होगा। ये तो बहुत बोरिंग है। मैं घर जा रही हूँ सोनियो, बाय। हाँ, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। अरे जल्दी करो, बॉल फेंको। हाँ, अभी फेंकता हूँ। पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, ये सब क्या हो रहा है? भागो। तुमने सारे गाने गा लिए जियान? ये क्या हो रहा है? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी डोरेमोन, इसे जल्दी ठीक करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी करो डोरेमोन। अब हेलो, नमस्ते और स्वागत है मेरे डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 9 के रिव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे डोरेमोन के एक और थ्रिलिंग रहस्यमयी एपिसोड की जो आपको हैरान कर देगा। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोटिक कैट, नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाता है, लेकिन हर बार कुछ नए सवाल छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव कैप पहनो, पॉपकॉर्न ग्रैब करो और चलो डाइव करते हैं इस लेटेस्ट एपिसोड में। सीजन 20 का ये नया एपिसोड जो रिलीज हुआ 23 मई 2025 को है 2 मजेदार मिस्ट्री स्टोरीज का कूल कॉम्बो, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल और दी शैडो ट्रैकर। चलो शुरू करते हैं समरी रिव्यू और देखते हैं क्या है खास इस एपिसोड में। पहली स्टोरी, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए टीचर से डांट खाता है। वो घर आकर डोरेमोन से शिकायत करता है, यार हिस्ट्री तो टोटली बोरिंग है, कुछ मजेदार करो। डोरेमोन अपने क्लासिक स्टाइल में 4D पॉकेट से निकालता है एक गैजेट, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर। ये गैजेट पुराने टाइम कैप्सूल्स को ढूंढ सकता है जो पास्ट या फ्यूचर में छुपाए गए हों। कितना कूल ना? नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में इस गैजेट को यूज करता है और स्कूल के पीछे एक पुराना टाइम कैप्सूल ढूंढ लेता है, लेकिन जब उसे खोलता है तो अंदर से एक अजीब फुसफुसाती आवाज आती है जो कहती है, मुझे रिलीज करो। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को बुलाता है। डोरेमोन चेक करता है और पता चलता है कि ये कैप्सूल फ्यूचर से है और इसमें कोई मैसेज लॉक है। मैसेज को अनलॉक करने के लिए नोबिता और डोरेमोन एक एडवेंचर पर निकलते हैं। वो स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं और पता चलता है कि कैप्सूल को किसी ने 50 साल पहले छुपाया था। लेकिन ट्विस्ट ये है, कैप्सूल की आवाज फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। क्या ये आवाज किसी फ्यूचर के इंसान की है जो नोबिता को कांटेक्ट करना चाहता है? हंगामा तब बढ़ता है जब कैप्सूल अपने आप ग्लो करने लगता है और स्कूल में अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये सच में भूत है या फ्यूचर का कोई गैजेट माल फंक्शन कर रहा है? डोरेमोन अपनी स्मार्टनेस से मिस्ट्री सॉल्व करता है, लेकिन आखिरी सीन में एक ऐसा क्लू छोड़ जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। थ्रिल, मजा और थोड़ा सा डर, ये स्टोरी है फुल ऑन। दूसरी स्टोरी, द शैडो ट्रैकर। दूसरी स्टोरी में नोबिता को स्कूल में एक नया टास्क मिलता है, अपने दोस्तों की हॉबीज पर प्रेजेंटेशन देना। नोबिता जो आलसीपन का किंग है, डोरेमोन से कहता है, यार कुछ आसान तरीका बता। डोरेमोन निकालता है शैडो ट्रैकर, एक गैजेट जो किसी के शैडो को फॉलो करके उसकी सीक्रेट हॉबीज बता सकता है।
मस्त आइडिया सुनियो का फैमिली ना? इतना रिच है कि नोबिता इस गैजेट को ज्ञान और सुनियो पर यूज करता है, क्या अगर सुनियो लेकिन का गलती से बाबा वो शिजुका के शैडो को ट्रैक कर लेता से है। डील करता है। शैडो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है, डोरेमोन की एक टेक्नोलॉजी पुरानी से लाइब्रेरी। और उनके वहां पास नोबिता को पता चलता है कि शिजुका रात में चुपके से कुछ रहस्यमयी किताबें पढ़ रही हैं। मिशन की नॉलेज क्या है और शिजुका का कोई सीक्रेट? एक एपिसोड डोरेमोन और नोबिता इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी में घुसते हैं और वहां उन्हें एक हिडन रूम मिलता है। हुई थी। रूम में एक पुराना गैजेट होता है जो शैडोज को रिकॉर्ड कर सकता है। सोचो, लेकिन ट्विस्ट ये है, गैजेट से एक सिग्नल निकलता है जो फ्यूचर से आ रहा है। जितनी ही ग्रैंड क्या शिजुका की सीक्रेट हॉबी फ्यूचर से जुड़ी है? ज्ञान का फ्यूचर से हंगामा तब और बढ़ता है जब ज्ञान और सुनियो भी इस मिस्ट्री में कूद पड़ते हैं क्या ज्ञान और लाइब्रेरी में अजीब अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। टाइमलाइन का कोई क्या ये शैडोज फ्यूचर के हैं या कोई पुराना गैजेट ट्रिक कर रहा है? और लीडरशिप स्किल डोरेमोन आखिर में सब कुछ फिक्स करता है, लेकिन स्टोरी एक सवाल छोड़ जाती है। शिजुका का सीक्रेट क्या था? एडवेंचर, ह्यूमर और मिस्ट्री का धमाकेदार मिक्स इस एपिसोड की खासियत। पहला, मिस्ट्री का थ्रिल। विस्परिंग टाइम कैप्सूल में फ्यूचर की आवाज और शैडो ट्रैकर में शिजुका का सीक्रेट बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखता है। दोनों स्टोरीज में रहस्य का तड़का जबरदस्त है। दूसरा, गैजेट्स, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर और शैडो ट्रैकर टोटली यूनिक है। खासकर वो सीन जहां कैप्सूल ग्लो करता है और शैडोज लाइब्रेरी में दौड़ते हैं, वो डर और हंसी का परफेक्ट कॉम्बो है। तीसरा, कैरेक्टर डायनामिक्स। इस बार शिजुका का रोल बड़ा है और उसका सीक्रेट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ज्ञान और सुनियो की बेवकूफी हंसाती है और नोबिता की जल्दबाजी वही पुराना डोरेमोन वाइब देती है। हिंदी डबिंग भी शानदार है। डोरेमोन की सिर पकड़ने वाली आवाज और नोबिता की मासूमियत टॉप नॉच है। चौथा, लेसन। स्टोरी सिखाती है कि दूसरों के सीक्रेट्स में बिना परमिशन ताक झांक करना गलत है और जल्दबाजी मुसीबत ला सकती है। ये लेसन बच्चों के लिए मजेदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पांचवा, सस्पेंस। दोनों स्टोरीज आखिर में सवाल छोड़ती हैं। कैप्सूल की आवाज किसकी थी? शिजुका का सीक्रेट क्या है? ये सस्पेंस अगले एपिसोड का इंतजार बढ़ा देता है। क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? पहला, बैकग्राउंड डिटेल्स। शैडो ट्रैकर में लाइब्रेरी का सेटअप मजेदार है, लेकिन और डरावना हो सकता था। अगर कुछ भूतिया वाइब्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। दूसरा, स्टोरी लेंथ। विस्परिंग टाइम कैप्सूल को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो कैप्सूल की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर की किसी सिविलाइजेशन से था? थोड़ा और खुलासा अच्छा होता। तीसरा, एनिमेशन। सीजन 20 का एनिमेशन क्रिस्प है, लेकिन कुछ सीन्स में बैकग्राउंड सिंपल लगे। पुराने डोरेमोन एपिसोड्स के रंग बिरंगे डिटेल्ड बैकग्राउंड्स वाला फील थोड़ा मिसिंग था। कौन देखे? अगर तुम डोरेमोन फैन हो तो ये एपिसोड मस्ट वॉच है। 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट, फन और थोड़ा सस्पेंसफुल है। हिंदी कार्टून लवर्स के लिए डबिंग जबरदस्त है और अगर तुम्हें मिस्ट्री, एडवेंचर और थोड़ा सा डर पसंद है तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए टेलर मेड है। मेरा स्कोर, मैं इस एपिसोड को दूंगा 8.7 आउट ऑफ 10। मिस्ट्रीज थ्रिलिंग, गैजेट्स कूल और शिजुका का सीक्रेट सुपर इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा और डरावना बैकग्राउंड और डीप बैक स्टोरी इसे 10 बना सकता था। तुम्हारा स्कोर क्या है? कहाँ देखें? ये एपिसोड bilibili.tv पर अवेलेबल है। कुछ क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी मिल सकती हैं। लिंक चेक करो और एंजॉय करो। आखिरी बात, डोरेमोन हमेशा दिल को छूता है।
मिस्ट्री पार्ट 9 वही पुराना डोरेमोन मजा लाता है। नोबिता की बेवकूफी, डोरेमोन के गैजेट्स और ढेर सारी मिस्ट्री। इस बार सस्पेंस और शिजुका का सीक्रेट इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाते हैं। तो अपने बचपन को फिर से जीने के लिए ये एपिसोड जरूर देखो। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट डोरेमोन गैजेट कौन सा है। मेरा तो एनीवेयर डोर है। और हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि शिजुका का सीक्रेट फ्यूचर से जुड़ा है या कोई और ट्विस्ट है? अपनी थियरी शेयर करो। ये था मेरा रिव्यू। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक स्टे हीनप्पी और जय डोरेमोन। Stream of gold dries up. Meanwhile, the wealthy walk through life untouched by such worries. They are paid forever, whether they lift a finger or not. Today, I will expose how they do it, and how you can too. The common man spends his life in a cycle that resembles slavery, though he may not see it. He wakes, he labors, he collects his wage, and when the sun sets, he rests only to repeat it all again. He imagines that this labor will one day lead him to freedom, yet what he fails to see is that his freedom is chained to his labor. The very moment he stops moving, the coin stops flowing. His livelihood depends not on what he has built, but on what he can perform. He is like a farmer who eats the seed rather than planting it, forever surviving but never advancing. The secret that separates those who are forever paid from those who must forever work is not merely intelligence, nor even effort, but vision. The rich man looks at time differently. Where the worker sees hours to trade for money, the wealthy see hours as bricks with which to build structures that last beyond their own hands. The poor man seeks wages, while the wise man seeks permanence. This is the great division that most men never dare to cross. Consider this: a man who labors for a wage creates value only once. His body, his sweat, his energy are consumed in that moment and gone. Tomorrow, he must do it again, as though yesterday never existed. But the one who understands the art of perpetual wealth creates something that continues to work in his place. It may be a business, an invention, piece of land, or even an idea. The form matters less than the function. What matters is that the system he constructs continues to flow with riches even as he sleeps, travels, or ages. He understands the timeless principle. Money should serve him, not the other way around. This is why many live and die without power, while a chosen few gather riches across generations. The laborer believes money is earned by his hands. The wealthy know it is multiplied by design. A system once created becomes like a fountain, requires effort to build, but once built, it flows endlessly. This is why the rich seem untouchable, why their families live in abundance, even when they themselves are gone. Their machines of wealth do not rely on their presence, for they have designed them to operate beyond their own lives. Notice how the worker is trapped in the illusion of progress. He toils more hours, begs for higher wages, saves a fraction of what little he earns. But all the while, the foundation of his life is unstable. His entire existence depends on whether he can continue to trade time for money. A single sickness, a lost job, or the collapse of an employer destroys everything he has built. He does not control his fate. He only serves the one who does. His hands move, but it is another man who designed the structure in which he labors. Meanwhile, the man of wealth understands that energy should never be wasted on tasks that end when he stops. He asks a different question: how can I make this one action pay me forever? If he writes, he owns the rights. If he builds, he ensures others must pay to use it. If he invests, he chooses assets that reproduce. His entire focus is permanence. He does not chase coins today, he creates rivers of gold that flow tomorrow. This truth, though simple, is hated by the masses, for to admit it is to confront their own chains. They mock the wealthy as greedy, yet secretly envy their freedom. They think that working harder will elevate them, but harder work only deepens their dependence. The secret is not harder labor, but smarter architecture. The rich man is an architect of systems. He spends his time not on the wheel but on building the wheel. Once the wheel turns, it turns without him. The worker is a soldier on the battlefield, exhausted and bleeding, while the wealthy sit in the castle,
commanding the strategy. The worker believes the soldier is noble, yet nobility does not win wars, strategy does. In this game of wealth, the laborer is forever exposed, vulnerable to every storm. The man of wealth, however, builds walls that protect him, machines that defend him, and networks that feed him. To see the truth of perpetual wealth is to realize that time itself can be owned. The worker sells his time to another. The wealthy ensure that others sell their time to him. In this exchange, the roles are determined not by morality or effort, but by foresight. Whoever builds the system rules it. Whoever enters the system serves it. The tragedy is that most men do not even attempt to cross this divide. They are taught from birth to seek wages, to chase security, to beg for stability from the very men who profit from their ignorance. Schools teach obedience, not ownership. Employers reward loyalty, not vision. Society praises sacrifice, not sovereignty. In this way, the masses remain bound to the illusion of hard work, while the few rule with the architecture of perpetual wealth. Ownership is the line that divides those who live in dependence from those who live in dominion. A man who owns nothing is a servant by nature, no matter how great his wage may appear, no matter how many years he has given in service. The world may clothe him in titles and flatter him with recognition, but in the end, he has built nothing that endures. His reward perishes with his labor. He is like a man invited to a feast but denied the table. He may taste, but he will never command. The wealthy understand this truth with absolute clarity. If you do not own, you do not control. If you do not control, you are disposable. The pursuit of ownership is the pursuit of permanence. Wages vanish with time, assets accumulate with it. The poor man clings to the illusion that saving a fraction of his earnings will one day grant him security. But he is mistaken. Savings alone cannot free him, for they do not reproduce. They decay with inflation, with emergencies, with the endless demands of life. He is like a man trying to collect water in his hands. It slips away, no matter how tightly he clenches his fingers. The wealthy refuse to grasp with their hands. Instead, they build vessels that hold and multiply the water. Land, enterprises, rights, investments. These are the vessels of permanence. Consider the man who owns a piece of land. While another toils each day to feed himself, the owner rests while others work his soil, pay him rent, or build upon what is his. His fortune grows not because he labors, but because others must. The worker who owns nothing will forever give his sweat to enrich another. The worker tills the soil, the owner owns the harvest. The worker builds the house, owner collects the rent. The worker invents value, the owner captures it. In every exchange of labor, the man without ownership becomes the instrument of the one who has it. The wealthy have mastered leverage, and leverage is the secret weapon of ownership. Leverage means multiplying one's power through the efforts of others. It is the art of standing still while hundreds move in your name. The man who hires workers, who uses borrowed money, who commands the tools of others, becomes like a king without an army. His wealth grows because the work of many feeds his position. He understands that his time is limited, but the time of others is not. By positioning himself as the one who owns the means, he transforms their endless labor into his endless reward. The laborer prides himself on independence, yet his independence is fragile. If his hands fail, his wealth ends. If his employer discards him, his security evaporates. He is dependent upon forces outside his control. The man of ownership is the opposite. His fortunes are not tied to his body, nor to a single employer, nor even to the hours in his day. They are tied to structures that endure whether he is present or not. His wealth is not bound to his health, nor to the favor of another. He has shifted the burden of survival onto others, and they carry it unknowingly, for they believe they are serving themselves while enriching him. Influence flows naturally from ownership. The man who controls resources controls decisions. The man who owns the tools controls the workers who use them. The man who holds the rights to knowledge controls those who need it. In every sphere, ownership bends others to your will without force. One who owns need not shout commands, for necessity itself drives men toward him. They must pay him, serve him, or enrich him, for his control of resources leaves them no choice. Ownership is the invisible throne upon which true power sits. The ordinary man seeks security in promises from his employer or government, but promises can be broken with the stroke of a pen.
The man who owns does not need promises, he holds the source of wealth itself. He does not ask for permission, he grants it. He does not beg for stability, he dictates it. The worker's fear is losing his job. The owner's fear is merely mismanaging his dominion. Even in failure, his assets can be sold, his rights can be traded, his creations can be repurposed. He loses ground but never foundation. Observe the merchants of history, the dynasties that stretch across centuries. Their secret was not labor, but ownership. They controlled trade routes, lands, resources, and later industries. Their descendants, even generations later, lived off the same streams of wealth established long ago. A family built on wages cannot pass their labor to their children, for a man cannot give his years twice. But a family built on ownership passes assets that continue to produce long after the original builder has turned to dust. The truth is harsh but undeniable. The man who owns nothing will forever be owned by someone else. His life will be governed by the rules of those who control the resources, the contracts, the property, and the means of production. He may live well for a time, but he is never free. He may feel important in his role, but roles can be replaced. Without ownership, he has no seat at the table of power. He is, at best, a guest whose welcome lasts only as long as his usefulness is not secured by mere possession. It is preserved and multiplied through control. A man may own land, money, or enterprises, yet without the wisdom to wield influence. His holdings can be stripped from him by stronger hands, sharper minds, or more cunning strategists. Power is never guaranteed by what you have. It is guaranteed by how you structure it, how you place yourself within networks, and how you design systems that make others dependent on you. The true art of enduring wealth lies not only in acquisition, but in positioning. The ordinary worker believes power is exercised by effort. He thinks the one who works hardest should naturally rise, and he lives his life convinced that virtue and sacrifice will bring him stability. But reality obeys no such illusions. Control belongs to the one who makes himself indispensable to the structure, not to the one who serves it. The man of wealth does not ask, "How much effort must I give?" but instead, "Where can I stand so that the efforts of others must flow through me?" Influence is not built on sweat, but on placement. Think of the builder of a bridge. Many men may lay stones, cut wood, and sweat under the sun, but the one who commands the design, who dictates the flow of trade across that bridge, is the one who profits endlessly. The worker receives wages once for his labor, but the designer of the bridge receives payment every time another crosses it. This is the principle of control. The wealthy arrange themselves so that others cannot advance, eat, or even survive without passing through the gates they have constructed. Control also rests on shaping perception. The wealthy know that influence is not always enforced by chains or force, but often by belief. Men willingly serve when they are convinced they benefit. Contracts, wages, promises, and social hierarchies are all illusions crafted to keep others moving in service of the system. The man of influence constructs narratives that justify his throne, and those narratives make his control invisible. The soldier obeys not because the general compels him, but because he believes the general's vision. The laborer continues not because he enjoys his toil, because he believes he is safe under the system. Thus, wealth and power are protected by stories as much as by walls. Observe how the wealthy embed themselves at the center of networks. They are not merely participants in trade, politics, or industry. They are the axis around which these circles turn. Banks, corporations, and dynasties remain strong because they are the point of convergence for many. To pull away from them would bring chaos to those who depend on their stability. This is no accident, it is by design. To achieve true influence, one must not be easily replaceable. The man of control arranges things so that to harm him would mean harming everyone tied to him. In this way, he creates a shield stronger than any sword. The difference between possession and control is the difference between vulnerability and strength. A man may own a house, but if laws, taxes, or debts can strip it from him, then his ownership is fragile. A man of wealth ensures that he not only owns, but commands the rules surrounding ownership. He aligns himself with the lawmakers, the institutions, the unseen architects of policy. Thus, his possessions are not subject to the whims of others. Instead, others' whims bend around his possessions. Influence is the higher form of wealth.
it bends reality itself. Even in business, the principle is clear. The man who works in his own company may profit, but he is still vulnerable if the business requires his constant hand. The one who designs a business so that it runs without him, through layers of managers, contracts, and systems, wields true control. He has not created just a business but a throne. Workers serve him, customers enrich him, and competitors must adapt to him. He can disappear, and yet the system feeds him without pause. This is the essence of influence, constructing machines that need not your presence, forever require your authority. The wealthy also exploit the natural tendency of men to seek leaders. Most fear responsibility, most crave direction, and most are content to serve under someone who appears to know the path. The man of wealth steps into this void with confidence. He acts as though he already possesses authority, and in time, others accept it as truth. Once accepted, it becomes reality. Influence is as much about perception as it is about resources. If men believe you are the center of power, they will act as though you are, and their actions themselves create the power they perceive. Notice how the laborer spends his life, trying to secure his position, fearing dismissal, clinging to promises of stability. The man of influence creates the positions others cling to. He can replace men at will, for they serve not him directly but the structure he has built. If one leaves, another takes his place, and the system continues unbroken. His control lies in designing a game in which the players can change, but the outcome never does. In this way, he is untouchable. This is why the rich man rarely fears the storms that terrify the poor. A crisis may shake markets, topple businesses, or destroy jobs, but the man of influence has already woven himself so deeply into the fabric of society that even in chaos, he profits. While others panic, he buys at discounts. While others lose, he gains control. Influence transforms danger into opportunity, because no matter the circumstance, the flow of necessity runs through his hands. If a man desires to be paid forever, he must abandon the illusion that labor itself is the path to freedom. Labor is a chain, a contract written in invisible ink, one that binds him to the limits of his body and the mercy of circumstance. To step into perpetual wealth, he must think not as a worker, but as a strategist. He must ask not how much he can earn today, but how he can construct streams that will flow tomorrow without his presence. The rich are not magicians, nor are they born with powers others lack. They simply understand that wealth must be built once, but paid for endlessly. The first step toward such an empire is a shift in loyalty. The common man is loyal to wages, believing that the exchange of his time for money is the safest road. Yet time is the one thing he cannot multiply. Each day stolen by labor is a day never recovered. The man of strategy turns his loyalty away from wages and toward assets. He asks himself, what can I create, acquire, or control that will continue to feed me long after I have ceased touching it? This question, once asked with sincerity, begins to separate him from the herd. To build such permanence, one must think in terms of systems rather than tasks. A task completed today is dead tomorrow. A system built today lives tomorrow and the day after. The man of perpetual wealth builds systems. It may be a business structured to function without him, an investment that yields returns indefinitely, or intellectual property that others must pay to use. The form does not matter, only the function. What matters is that it continues to generate without his hands pushing it forward. The worker toils endlessly at the wheel. Builder of systems designs the wheel to turn itself. There is also the necessity of multiplication. The poor man saves, clutching desperately at coins, never realizing that stagnant money is dying money. Inflation, taxes, and emergencies consume it until nothing remains. The wise builder multiplies his wealth. He invested into fields that bear fruit. Real estate, enterprises, ventures that grow. He does not hoard his wealth in silence. He sets it into motion. For motion creates growth, and growth creates endurance. His wealth does not sit, it breeds. Perpetual income also requires positioning. A man must embed himself where others have no choice but to enrich him. He may create a service that people cannot live without, product that society depends on, or a resource that others must pay to access. By placing himself in the path of necessity, he transforms human need into his own security. This is not chance but design. When others cannot avoid passing through your gates, you have built an empire that pays you even in your absence.
There is also the matter of resilience. To be paid forever, one must prepare for storms, for every empire is tested by time. A man who builds one fragile stream may see it dry. The man of wisdom builds many so that when one falters, the others sustain him. He diversifies his empire land in one corner, investments in another, enterprises in yet another. Each feeds him differently, each protects him from the collapse of the other. In this way, his wealth is armored against chance. The laborer has only his wage. When it vanishes, he is ruined. The wealthy man has many streams. When one is lost, the river still flows. To create this empire demands a ruthless honesty with oneself. It requires the courage to stop chasing the illusion of security promised by employers, governments, or temporary contracts. These are not protections, they are cages. The man of wealth refuses to be caged. He takes risks, but they are calculated. He does not gamble blindly. He studies, he observes, he acts with precision. His empire grows not by luck but by design. One must also learn the art of replacement. The worker is always replaceable. The man of wealth learns to make himself irreplaceable. He does this not by tying everything to his own labor, but by ensuring that his systems, once built, cannot be ignored or bypassed. A man who invents a mechanism others depend on, who owns a resource others cannot replace, or who controls a service others cannot abandon, is forever irreplaceable. Even if he disappears, the system remains, and it continues to pay him. Generational foresight is another principle. The worker thinks in days and months, the rich in decades and centuries. The worker saves for retirement, the rich build empires for their descendants. To be paid forever means to build structures that survive beyond a single lifetime. Dynasties are not accidents. They are the result of men who thought not of themselves alone, but of the continuity of wealth through the bloodline. A man of vision ensures that what he builds outlives him, so that his name continues to command tribute from generations yet unborn. Above all, the construction of perpetual income requires a shift in identity. One cannot think like a servant and rule like a master. One cannot cling to safety and expect to command risk. The worker sees comfort in routine. The builder of empires sees decay in it. He embraces discomfort. He accepts uncertainty, for he knows these are the conditions in which power is created. He is not content with wages, with survival, with temporary stability. He seeks permanence, sovereignty, the throne that cannot be toppled by illness, age, or dismissal. Most men will live and die as prisoners of labor, chained to the hours of their day, begging for security from masters who profit from their ignorance. The path of perpetual wealth is not hidden. It is ignored. It begins with the vision to build machines that outlive your sweat, deepens with the wisdom to own rather than to serve. It sharpens with the discipline to place yourself where others cannot advance without enriching you, and it is secured with the foresight to construct empires that multiply, endure, and feed you long after you are gone. The wealthy are not superhuman. They simply refuse to be deceived by the illusions that enslave the masses. They do not chase wages, they do not cling to fragile promises, and they do not sell their time as though it were worthless. Instead, they treat time as the rarest of currencies, using it to build systems that never die. Their reward is not only freedom in life but power beyond it. Now the choice rests with you. You can continue as you are, giving your years to another man's design, or you can begin constructing your own. You can accept a future where money ends, when your labor ends, or you can forge a kingdom where money serves you without end. The difference is not fortune, not luck, but the courage to see and the will to act. Build wisely, and you too will be paid forever. Do you want me to also add a single striking quote, like a closing epigram that could serve as the final punchline of the video?